हाय फ्रेंड्स, जय श्री कृष्ण। अभी मैं आप लोग के लिए नेशनलिस्ट मूवमेंट सेकेंड पार्ट 1919 टू 1947 का ये दूसरा वीडियो लेके आया हूँ, जिसमें हम लोगों ने अब तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 पूरा कवर कर लिया था और हमारा नेक्स्ट टॉपिक था दैट इज रॉलेट एक्ट 1919। ये हमको स्टार्ट करना था। एक बार आप लोग को रिमाइंड करा देता हूँ मैं कि दिस वीडियो इज पर्टेनिंग टू माइलस्टोन क्लास 8 हिस्ट्री ज्योग्राफी सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ और मधुबन पब्लिकेशन स्पेशली फॉर डीपीएस। सो लेट अस स्टार्ट प्रोसीड फर्दर। रॉलेट एक्ट 1919, रॉलेट एक्ट क्या था, उसमें क्या क्या चेंजेस आए, जस्ट वी विल गो थ्रू दिस। The Government of India Act failed to satisfy the demands of Indians। हमने अभी तक देखा था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जिसमें इन्होंने क्या किया था, डुअल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बना दिया था, बट स्टिल जो कंट्रोल था उनके पूरे हाथ में था। जो मेन पोर्शन था पुलिस और फाइनेंस और गवर्नर डायरेक्ट उसको डील कर रहे थे और प्रोविंशियल को थोड़ा सा उन्होंने पावर दे रखा था, बट इट वॉज नॉट अप टू द मार्क विच द इंडियंस वेर थिंकिंग ऑफ, और उनको जो चाहिए था। सो large scale protest meetings were held all over the country. Along the British government passed the Rowlatt Act in 1919। ये सब होने के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट हमने जो पढ़ा था वो भी 1919 में ही आया था। जब बहुत सारा प्रोटेस्ट उसके खिलाफ चालू हो गया तो उन्होंने फिर रॉलेट एक्ट निकाला, विच ऑथराइज द गवर्नमेंट टू इम्प्रिजन, वेरी इंपॉर्टेंट। रॉलेट एक्ट ने गवर्नमेंट को किस चीज के लिए ऑथराइज कर दिया, इसको बोलते थे हिंदी में, जब हम लोग पढ़ते थे तो हमारे गुरुजी थे वो बोलते थे बिना दलील बिना वकील कानून, सीधा उठा के आपको जेल में डाल देते थे, कोई सुनवाई नहीं। गवर्नमेंट जिसको चाहे रॉलेट एक्ट निकालने के बाद जिसको चाहे उसको उठा के सीधा जेल में, बाद में बात करो क्या किया आपने क्या नहीं किया, देयर इज नो, मतलब उसके बारे में कुछ सोचना ही नहीं है, सीधा उनको क्या कर देना है, उठा के आपको डाल देना है। सो लेट अस स्टडी इन ब्रीफ व्हाट इज द रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट ऑथराइजेस द गवर्नमेंट टू imprison any person without trial। यानी जब ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के खिलाफ जब प्रोटेस्ट और ये सब होने लग गया तो गवर्नमेंट ने क्या किया, एक नया कानून निकाला, रॉलेट एक्ट 1990। उसमें क्या गवर्नमेंट को क्या अथॉरिटी मिल गई कि गवर्नमेंट कैन इम्प्रिजन टू एनी पर्सन विदाउट ट्रायल, बिना वकील बिना दलील का कानून, आपको उठा के जेल में डाल देंगे, आपके पास कोई सुनवाई का मौका नहीं है। The act was widely criticized as the aim to suppression of freedom fighters who were hunted down, imprisoned or hanged। इनका मेन जो एम था क्या कि जो फ्रीडम फाइटर्स थे उनको सबको पकड़ लो उठा के, सबको जो है जेल में डाल दो या हैंग कर दो। तो इसका क्या हुआ, बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज हुआ रॉलेट एक्ट का। रॉलेट एक्ट हमने ब्रीफ में समझ लिया। अगर आपके 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा व्हाट इज रॉलेट एक्ट, देन वी हैव टू राइट इट। द रॉलेट एक्ट वाज मेड बाय द ब्रिटिशर्स इन 1919 एंड अकॉर्डिंग टू द एक्ट this authorized the government to imprison any person without any trial। This was done to imprison all the freedom fighters or either imprison them or hang them। So in short, to curb down the nationalist movement going on in the country, and this act was widely criticized by all। अभी नेक्स्ट आता है द जलियांवाला बाग मैसेकर 1919। नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं जलियांवाला बाग 1919। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट भी 1919 में आया था, फिर ये रॉलेट एक्ट भी 1919 में आया। नाउ इट कम्स द
जलियांवाला बाग। जलियांवाला बाग। द जलियांवाला बाग मैसेकर। मैसेकर मतलब हत्याकांड। सो ये तो वर्ल्ड वाइड फेमस है जलियांवाला बाग, हम सबको पता है। तो जस्ट गोइंग थ्रू दिस, हड़ताल्स एंड प्रोटेस्ट मीटिंग वेर हेल्ड ऑल ओवर द कंट्री अपोजिंग द रॉलेट एक्ट। ये रॉलेट एक्ट आया 1919 में, तो उसके खिलाफ सब जगह पूरे कंट्री में हड़ताल और प्रोटेस्ट चालू हो गया। ऑन 6 अप्रैल 1919 गांधी जी को भी अरेस्ट कर लिया गया, फॉलोड बाय अरेस्ट ऑफ डॉक्टर सत्यपाल एंड सैफुद्दीन किचलू इन पंजाब। सो अब ये जो रॉलेट एक्ट था, इसके तहत इन्होंने 2 लोगों को अरेस्ट कर लिया। किसको? सैफुद्दीन किचलू एंड डॉक्टर सत्यपाल। ये 2 लोगों को इन्होंने अरेस्ट कर लिया, और बिना किसी कारण के अरेस्ट कर लिए, तो लोगों के अंदर बहुत ज्यादा वो हो गया कि भाई क्या चल रहा है देश में, मतलब कुछ भी कर रहे हैं ये लोग मनमानी। इसके बाद उन्होंने गांधी जी को भी अरेस्ट कर लिया। ये सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल को पंजाब में अरेस्ट किया था, गांधी जी को भी उसके बाद अरेस्ट कर लिया। फिर अप्रैल 13 1919 ऑन बैसाखी a peaceful public meeting was held at जलियांवाला बाग in अमृतसर। So अभी सैफुद्दीन किचलू को भी अरेस्ट कर लिया इन्होंने, और इनको फिर और गांधी जी को भी अरेस्ट कर लिया। तो एक पीसफुल पब्लिक मीटिंग was held at Jallianwala JALLIANWALA अमृतसर। कब हो रहा था ये? 13 अप्रैल 2019 को, 13/04/1919। इस दिन क्या हो रहा था? लोग बैठ के इनकी गिरफ्तारी के खिलाफ, सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी के खिलाफ जलियांवाला अमृतसर में शांति से बैठ के 13 अप्रैल 1919 को ये लोग क्या कर रहे थे? पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे। A group of British soldiers led by जनरल डायर। कौन आया? जनरल डायर आया। ये तो बड़ा खतरनाक आदमी था। किसके लिए हो रहा था ये पब्लिक मीटिंग? डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल के अरेस्ट के खिलाफ ये मीटिंग चल रहा था। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला अमृतसर में मीटिंग चल रही थी, प्रोटेस्ट कर रहे थे लोग। फिर कौन आया स्टोरी में? आया कौन? जनरल डायर। जनरल डायर आया। जनरल डायर बहुत फेमस है हिस्ट्री में। उसने 3 तरफ से, मतलब एक गेट था एक बाग का, जो जलियांवाला बाग था, 3 तरफ से ऊंची दीवारें थी, तो जो गेट था उसने क्या किया, उस तरफ से घेर लिया और सब निहत्थे पे गोली चलवा दी, फायरिंग करा दी। कोई भी A group of British soldiers led by General Dyer blocked the only exit of the park and opened fire without any warning on helpless men, women, children,
gathered there, जो लोग वहाँ पीसफुल उसके लिए इकट्ठा हुए थे, उसने क्या किया, 3 साइड से दीवार थी ऊंची, एक साइड जो ओनली एग्जिट था वहाँ वो खड़ा हो गया, घेर लिया और बिना किसी वार्निंग के उसने गोली चलवा दी। द जलियांवाला बाग इंसिडेंट क्रिएटेड अ नेशन वाइड डिसट्रस्ट टुवर्ड्स द ब्रिटिश। अब इसमें क्या है, थाउजेंड्स वेयर पेरिश्ड एंड मेनी मोर इंजर्ड, थाउजेंड्स लोग क्या हो गए, मर गए, बहुत सारे इंजर्ड हो गए। तो इसकी वजह से क्या हो गया, पूरे वर्ल्ड में, मतलब कंट्री की बात कर लो, नेशन वाइड डिस्ट्रस्ट आ गया लोगों में कि भाई ये ब्रिटिशर्स किसी के नहीं है, उनको अपने फायदे से लेना देना है खाली। Unrepentant Dyer defended his action by terming it necessary to teach a moral lesson to Punjab। ये जो डायर था उसने अपने एक्शन को डिफेंड कैसे किया, उसने बोला कि यह एक मॉरल लेसन था। मेरा मकसद क्या था, मॉरल लेसन पंजाब के लोगों को सिखा देना है कि ब्रिटिशर्स को कैसे आपको रहना है, जैसे जो दंगे फसाद या जो नेशनलिस्ट मूवमेंट कर रहे थे उसके खिलाफ एक मैसेज देना था कि वी विल शूट यू डाउन, वी डोंट हैव एनी मर्सी एंड वी डू हैव दैट मच पावर कि हम आपको कभी भी दबा सकते हैं, कभी भी गोलियों से घुमा सकते हैं। फिर द वायलेंट रिएक्शन ऑफ पीपल कंपेल्ड द ब्रिटिश टू होल्ड एन इंक्वायरी इनटू द इंसिडेंट्स। फिर बाद में उसके खिलाफ जो वायलेंट रिएक्शन चालू हो गया पूरा ऑल ओवर कंट्री, तो उससे क्या हुआ, ब्रिटिशर्स ने उनके खिलाफ, जनरल डायर या इंसिडेंट के खिलाफ इंक्वायरी बिठा दी। द इंक्वायरी कंडक्टेड बाय हंटर कमीशन। अब देखो जलियांवाला बाग में कौन था, पुलिस कौन था, जनरल डायर। जनरल डायर जी थे जिन्होंने गोली चलवा दी थी। अब इंसिडेंट्स अगेंस्ट इंसिडेंट्स इंक्वायरी was made and headed by किसने हेड किया, हंटर जी ने किया, इसलिए इसका नाम था हंटर कमीशन। अब हंटर कमीशन को हमको याद रखना है। हंटर कमीशन जो इंसिडेंस हुआ था जलियांवाला बाग, उसको इंक्वायरी के लिए लोगों ने उसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर दिया कि भाई ऐसे कैसे आप किसी के ऊपर बिना वार्निंग के आप गोली चला सकते हैं, ऐसा कौन सा सरपिरा आ गया। तो अंग्रेजों ने लोगों को शांत करने के लिए क्या किया कि ठीक है हम इंक्वायरी कराते हैं इसके खिलाफ क्या हुआ। तो उसके खिलाफ एक कमीशन बनाया जिसके हेड थे मिस्टर हंटर जी, जिसका नाम पड़ा हंटर कमीशन। और जो जलियांवाला बाग 1919 में हुआ था, कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 में। उसके खिलाफ क्या किया, इंसिडेंट्स की इंक्वायरी की गई, दैट वाज डन बाय हंटर कमीशन। अब हमने जो जलियांवाला बाग का था, एज पर योर बुक हमने अच्छे से कर लिया है। लेट अस समराइज। इफ इट इज आस्क्ड एक्सप्लेन जलियांवाला बाग मैसेकर, so how we write, we will write कि जलियांवाला बाग मैसेकर was done on 13th April 1990. One peaceful organization or movement was going on in Jallianwala Bagh, Amritsar, against the arrest of Saifuddin Kichlu and Dr. Satyapal, who were arrested after the following the Rowlatt Act 1919. During the protest, one police officer, General Dyer, who stopped the exit of all people because the premises was on 3 sides. There was a huge wall and one exit was there. He closed the exit point and done the firing on all the persons sitting or peacefully protesting. In that case, thousands of people were died due to his firing. Again, against this
incidents, the whole nationwide distrust was started, and due to many protests and violent action, Britishers started one inquiry against the incident, and this inquiry was headed by Mr. Hunter. So the commission was found named as Hunter Commission to get these things inquired. This is all which is given in this book, and we have covered it perfectly. Let us proceed further. Good to know if there is something. Let us read. In protest against the Jallianwala Bagh massacre, Rabindranath Tagore declined the knighthood conferred by the Britishers. इसी के प्रोटेस्ट में, जलियांवाला बाग के प्रोटेस्ट में जो रविन्द्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की उपाधि दी गई थी, किसने दिया था? ब्रिटिशर्स ने दिया था। नाइटहुड की उपाधि दी थी, तो उन्होंने उसको वापस कर दिया था। रविन्द्रनाथ टैगोर he returned KNIGHTHOOD knighthood। क्या इसका नाम है? नाइटहुड। ये नाइटहुड conferred by ब्रिटिशर्स। रविन्द्रनाथ टैगोर को उन्होंने नाइटहुड की उपाधि दी थी। इसके विरोध में उन्होंने क्या किया था? अपनी नाइटहुड की उपाधि जो थी उनको ब्रिटिशर्स को वापस दे दी थी। माइकल ओ डायर, द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ पंजाब 1912 से 1919, endorsed जनरल डायर एंड कॉल्ड द मैसेकर जलियांवाला बाग एज करेक्ट एक्शन। गवर्नर जनरल जो थे माइकल ओ डायर थे, उन्होंने बोला कि सही था। ओ डायर वाज assassinated in लंदन। जो गवर्नर जनरल थे जिन्होंने बोला कि जो मैसेकर हुआ वो सही हुआ, उनको मार दिया गया। उधम सिंह ने मारा था 1940 में। उधम सिंह ने 1940 में माइकल ओ डायर को मारा था, न कि जनरल ओ डायर को। तो हमको ध्यान रखना है कि जनरल ओ डायर तो क्या हुआ था, उसकी हिस्ट्री अगर हम कहें, अगर आपकी बुक में दिया होगा तो मैं एक्सप्लेन करूंगा। वो बाद में जब वहां गए इंग्लैंड, तो उनको वीरता का एक तलवार, उनको पुरस्कृत तलवार दिया गया कि ही इज द शेफ ऑफ ब्रिटिश। जब वहां गए तो फूलों से की वो बना के उनका स्वागत किया गया, उनको गिफ्ट में तलवार दिया गया, बहुत सारा पैसा दिया गया। ओ डायर को, जनरल डायर को, जो जिन्होंने मैसेकर कराया था। फिर एक गवर्नर जनरल थे माइकल ओ डायर, उन्होंने बोला कि जो एक्शन किया था जनरल ओ डायर ने, दैट वाज करेक्ट। गवर्नर जनरल थे माइकल ओ डायर, MICHEL, माइकल ODYWER। इन्होंने बोला, तो इनको किसने मार दिया? किल्ड, उधम सिंह। in 1940 in लंदन। गवर्नर, उन्होंने जिसने इसको सही ठहराया था उसको क्या किया था? उधम सिंह ने 1940 में मार दिया। हमने अभी जलियांवाला बाग मैसेकर कंप्लीट कर लिया है। नाउ वी विल प्रोसीड। अभी हमने रॉलेट एक्ट पढ़ा 1919 में। रॉलेट एक्ट के बाद जो हुआ वो जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ, क्योंकि उसमें सैफुद्दीन किचलू और सत्यप्रकाश जी को अरेस्ट कर लिया। फिर जलियांवाला बाग में जो हुआ हमने सारा कुछ देख लिया। अब उसके बाद, उसके जस्ट बाद 1919 के बाद 1920 में खिलाफत मूवमेंट चला। लेट अस सी व्हाट इज खिलाफत मूवमेंट। अब हम लोग खिलाफत मूवमेंट कवर करते हैं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बी विद मी विद 100% कंसंट्रेशन। खिलाफत मूवमेंट, खिलाफत मूवमेंट क्या है? ये कब हुआ? 1920। हमको ये सीरियल भी याद रखना है कि किसके बाद क्या हुआ। देन ओनली वी कैन
थिंग कीप द थिंग इन आवर माइंड कि भाई हमको याद कैसे रखना है। तो रौलट एक्ट के बाद जलियन वाला बाग हुआ, जलियन वाला बाग के बाद फिर अब खिलाफत मूवमेंट हुआ। अभी हम लोग 1919 से ही चले हैं और 19 में से अब 20 में आ गया। 20 के जो मेन होंगे जो आपकी बुक में कवर किया है, हम लोग अब उसको देखेंगे। लेट अस रीड। इन 1919 a movement was launched to protect the Ottoman Empire Turkey, which was verge of disintegration after First World War। जो टर्की था वहाँ पे फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद अंग्रेजों ने उनके जो खिलाफत थे, जो लोग थे, उनको हटा दिया था और वो लगभग वो डिसइंटीग्रेशन, उसको टूटने वाला, बिखरने वाला था वो। तो उसके खिलाफ बहुत सारा मूवमेंट चालू हुआ। द सुल्तान और कैलिफ ऑफ टर्की पोजीशन, जो सुल्तान था टर्की का, या उसको खलीफा भी बोलते थे, एज ए रिलीजियस हेड ऑफ मुस्लिम वर्ल्ड, वो उसको क्या बोलते थे, ही वाज सपोज्ड टू बी रिलीजियस हेड ऑफ मुस्लिम्स ऑफ होल वर्ल्ड, सारे वर्ल्ड के सारे मुस्लिम उसको अपना खलीफा मानते थे कि भाई जो है ही इज द हेड। अब आगे देखते हैं। was threatened as Britain partitioned the Ottoman Empire। टर्की को उन्होंने क्या किया था, ब्रेक कर दिया था। ब्रिटिश ने क्या किया था, दो पार्ट में वहाँ पे ओटोमन एम्पायर था, उसको ब्रेक कर दिया। इन 1920 द अली ब्रदर्स मोहम्मद अली एंड शौकत अली लॉन्च्ड खिलाफत मूवमेंट टू प्रेशराइज द ब्रिटिश टू प्रोटेक्ट द कैलिफ। अभी अली ब्रदर्स का हम नाम लिख लेते हैं पहले। अली ब्रदर्स, अली क्या नाम है इनका, मोहम्मद अली एंड शौकत अली। मोहम्मद अली। सो अली ब्रदर्स कौन कौन से थे, मोहम्मद अली और शौकत अली। उन्होंने 1920 में 1920 में टर्की के खिलाफ जो मूवमेंट था कि टर्की का डिवीजन को रोकना था, टर्की के खलीफा जी थे, टर्की कैलिफ, CALIPH, जो इनके थे वो खलीफा जी जो थे वो पूरे मुस्लिम के वर्ल्ड गुरु माने जाते थे मुस्लिम्स के लिए। उन्होंने क्या किया, जो टर्की को लोग ब्रेक कर रहे तो उसके खिलाफ जो मूवमेंट चालू किया उसको क्या बोला, खिलाफत मूवमेंट। कब चलाया, 1920 में चलाया। नाम क्या था, मोहम्मद अली एंड शौकत अली, दो लोग थे जिन्होंने इस मूवमेंट को चालू किया। लेट अस सी फर्दर। और उनको क्या एम था इनका इसको लॉन्च करने का, टू प्रेशराइज ब्रिटिश टू स्टॉप द डिवीजन ऑफ टर्की। लीडर सच एज मौलाना अबुल कलाम आजाद एंड हसरत मोहिनी आल्सो ज्वाइंड द मूवमेंट। सो अब ये मूवमेंट जो था खिलाफत मूवमेंट, इसको किसने किसने ज्वाइन किया, मौलाना अबुल कलाम आजाद, हसरत मोहिनी, दोनों जने ज्वाइन किया। गांधी जी सपोर्टेड द मूवमेंट एज ही परसीव्ड दिस एज एन अपॉर्चुनिटी टू यूनाइट द हिंदूज एंड मुस्लिम्स। अब गांधी जी क्यों इसमें आग बढ़े, उनको क्या लगा कि भाई अभी ऐसा मौका है कि भाई मुसलमान अंग्रेजों से नाराज हैं, तो हम भी इनके मूवमेंट को सपोर्ट करें ताकि हिंदू और मुस्लिम की एकता बढ़ सके। सो उनको एक अपॉर्चुनिटी दिखी टू यूनाइट हिंदूज एंड मुस्लिम। सो ही आल्सो सपोर्टेड खिलाफत मूवमेंट। It was decided by the leaders of both group to launch a non-cooperation movement against the British rule। फिर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट मतलब असहयोग आंदोलन, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, लेट मी राइट इट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। दोनों ग्रुप ने, हिंदू और कांग्रेस, दोनों ने मिलकर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चालू किया। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट क्या था, स्टार्टेड बाय बोथ हिंदू और दोनों लीडर ने चालू किया अंडर द लीडरशिप ऑफ गांधी जी। अब ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट किसकी लीडरशिप में चला, अंडर द लीडरशिप ऑफ गांधी जी। Let us see further.
As the Muslim leader, Indian Muslim had now developed an aggressive anti-British attitude. The Khilafat movement also brought Hindu-Muslim unity. So ये खिलाफत मूवमेंट था क्योंकि मुस्लिम जो थे वो ब्रिटिशर्स के एकदम खिलाफ हो चुके थे, तो उनको जो उम्मीद दिख रही थी, जो अभी उस टाइम स्टैब्लिश जो ग्रुप था, दैट वाज कांग्रेस। तो इसकी वजह से क्या हुआ, जो हिंदू और मुस्लिम जो थे वो एकदम साथ आ गए। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट भी कब चालू हुआ, 1920 में, यानी खिलाफत मूवमेंट का ही एक फॉर्म है ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। खिलाफत मूवमेंट अली ब्रदर्स ने चालू किया था, शौकत अली और मोहम्मद अली। और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में दोनों तरफ के लीडर थे, लेकिन इट वाज हेडेड बाय गांधी जी। इट वाज हेडेड बाय गांधी जी। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कब चालू हुआ, इन सितंबर 2020। सितंबर 2019-20 सॉरी, जहां भी 2000 निकले हम अपने से 19 कर लेना है हमको। सो एट कलकत्ता सेशन गांधी जी लॉन्च नॉन वायलेंट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट अर्जिंग इंडियंस नॉट टू कोऑपरेट विद ब्रिटिश एंड डिफाइंड स्वराज द अल्टीमेट एम। अभी इसमें क्या किया उन्होंने, कलकत्ता के सेशन में गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चालू किया। अब उन्होंने बोला क्या, हमारे इंडियंस को मैसेज क्या दिया कि हमको अभी कोऑपरेट नहीं करना है ब्रिटिशर्स को कभी भी, और स्वराज हमारा अल्टीमेट एम होगा। स्वराज मतलब हमको खुद के ऊपर हमको ही राज करना है, यहाँ के लोगों को राज करना है, ठीक। द मूवमेंट हैड फॉलोइंग एम्स। अब इसमें मूवमेंट में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का क्या था, हमने खिलाफत मूवमेंट देख लिया। अगर पूछा जाएगा खिलाफत मूवमेंट क्या है, तो वी हैव टू राइट इट। खिलाफत मूवमेंट वाज लॉन्च्ड इन 1920 by Ali brothers, Muhammad Ali and Shaukat Ali in 1920, and it was launched against the British Empire, as the British Empire after World War I in 1919 they were dividing the Turkey and removing the post Khalifa, and Khalifa at the then time was the Khalifa of all the Muslim in the world. So against the British rule they launched this movement, Khilafat movement. Again came in non-cooperation movement, which is launched by Gandhi ji, and in Calcutta session 1920, in September 1920, they launched the movement and urged all the Indians not to cooperate with the British rule, not to cooperate with the British rule, and the aim was non-cooperative cooperation movement was aim और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट मैंने थोड़ा शॉर्ट कर दिया। द एम ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वाज नंबर 1 टू रिड्रेस द रॉन्ग डन टू पंजाब एंड टर्की। उन्होंने क्या किया कि उसको फिर से एड्रेस करो। पहला तो पंजाब अमृतसर में जो आपने जलियांवाला कांड किया आपने 1919 में, उसको भी आप जस्टिस दो, जो लोग मरे हैं वहाँ पे, जो जिसने किया उसको अरेस्ट करो, उसके खिलाफ सजा दो। दूसरा, टू अटेन स्वराज फॉर पीपल ऑफ इंडिया बाय ऑल लेजिटिमेट एंड पीसफुल मीन्स। और इंडिया को आपको क्या करना है, नंबर 1 आपको क्या करना है, नंबर 2। नंबर 1 हमने क्या बोला कि रीएड्रेस the issue of Punjab and Turkey. Number 2, to attain स्वराज। सेकंड उनका डिमांड था कि भैया हमको स्वराज चाहिए, स्वराज के अलावा कुछ भी नहीं। सो 2 एम था उनका। फिर मेथड ऑफ नॉन कोऑपरेशन हुआ क्या नॉन कोऑपरेशन में, नाउ वी विल गो टू सी दिस। क्या हुआ, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एम्ड एट मेथड्स ऑफ नॉन कोऑपरेशन। नॉन कोऑपरेशन मेथड movement aimed at to disrupt normal life and bring the British administration to stand still.
नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था क्या, कैसे हुआ? लेट अस सी. नंबर 1, इट वाज टू प्रोसेस इन स्टेज बिगिनिंग विद renunciation of titles which Indians had received from British. सबसे पहले स्टेप वाइज चालू किया उन्होंने. सबसे पहले उन्होंने क्या एम लिया कि जिसको भी ब्रिटिशर्स ने कोई भी उपाधि या कोई भी टाइटल दिया है सबको वापस कर देना है. वी डोंट वांट टू कीप एनीथिंग गिवन बाय ब्रिटिशर. गांधी जी ने क्या रिटर्न किया? हिज केसरे हिंद मेडल. गांधी जी ने क्या रिटर्न किया? केसरे हिंद मेडल. केसर हिंद मेडल गांधी जी ने रिटर्न क्या किया? केसरे हिंद मेडल. और सबको बोला कि जिसके पास जो है वो सब कुछ अपना जो टाइटल मिला है. और उसके पहले ही रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने जलियांवाला बाग को प्रोटेस्ट में अपना कर दिया था. जी सुब्रमण्य अय्यर ने भी कुछ अपना था, उनके पास टाइटल, वो भी रिटर्न कर दिया. स्टूडेंट को क्या बोला गया? स्टूडेंट्स वेयर आस्क्ड टू बायकॉट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रन बाय ब्रिटिशर्स. जो भी स्कूल या कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है जो ब्रिटिशर्स चला रहे हैं, हमको क्या करना है? उसका इंस्टीट्यूट्स का बायकॉट करना है, वहाँ नहीं पढ़ना है. इंडिजिनस इंस्टीट्यूशन सच एज जामिया मिलिया इस्लामिया एंड काशी विद्यापीठ वेयर सेट अप. उसी टाइम पे जामिया मिलिया और काशी विद्यापीठ को भी सेटअप किया गया. पीपल वेयर आस्क्ड टू बायकॉट फॉरेन गुड्स. सबको बोला गया कि भाई आप लोग जो है फॉरेन से बने हुए गुड्स को बायकॉट करना है ऑल टुगेदर. ह्यूज बोनफायर वेयर लीट अप टू बर्न फॉरेन गुड्स. बहुत सारा जो जगह पे जो विदेशी कपड़ों के जो वो थे सब उसका पूरा ढेर बना के उसको आग जलाया गया. गांधी जी एडवोकेट द स्पिनिंग एंड वियरिंग ऑफ खादी एंड बायकॉटिंग ब्रिटिश मेड क्लॉथ. गांधी जी ने क्या चालू कर दिया? अपना चरखा चालू कर दिया. अब उन्होंने बोला कि भाई जो भी मैं कपड़ा पहनूंगा अपने द्वारा बनाया गया चरखा चला के बनाऊंगा, उसी को पहनूंगा और ब्रिटिश मेड क्लॉथ को मैं बायकॉट करूंगा. पीपल रिफ्यूज टू कास्ट देयर वोट फॉर इलेक्शन टू इलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ टू द लेजिस्लेचर. Lawyers boycotted courts, strikers and हड़ताल took place all over the country. लॉयर्स ने क्या किया? बाइकआउट कर दिया कोर्ट को. सब जगह हड़ताल और सब जगह जो है वो स्ट्राइक्स चालू हो गए. नेक्स्ट इज द कैंपेन फॉर नॉन पेमेंट ऑफ टैक्सेस वाज टू स्टार्ट एट लास्ट स्टेज ऑफ द मूवमेंट. लास्ट स्टेज में क्या था कि हम टैक्स भी किसी का नहीं देंगे और ये हमारा लास्ट स्टेज था मूवमेंट का. बारदौली इन गुजरात वाज चूजन एज फर्स्ट स्टेज वेयर टैक्स वुड नॉट बी पेड. और उसके लिए उन्होंने पहला स्टेट चूज किया, उसका नाम बारदौली गुजरात में, जहां उन्होंने डिसाइड किया कि हम क्या करेंगे, अभी टैक्स नहीं पे करेंगे. दिस वाज द पार्ट ऑफ नॉन कॉपरेशन. इंडियन रिफ्यूज टू सर्व इन आर्मी एंड इन गवर्नमेंट जॉब्स. इंडियन ने क्या किया? गवर्नमेंट जॉब और आर्मी में जो जॉब्स थे वो सब बाहर निकल गए. द मूवमेंट गेन ग्रेट सक्सेस. मूवमेंट को क्या मिला? जबरदस्त सक्सेस मिला. ऑल ओवर द इंडिया ब्रिटिशर्स वेयर लाइक कि वो घबरा गए कि अब क्या होगा हमारा, क्योंकि जो उनका बेस था कॉलोनियल रूल करने का, जिसके बेसिस पे वो लोग करते थे, द बेसिक क्राइटेरिया कि उनको जो वहां से अर्निंग लेना था हमको और अपने देश को डेवलप करने था, वही डिसरप्ट होना चालू हो गया था. While schools and colleges were deserted, सबने स्कूल कॉलेजेस छोड़ दिया. The British government continued with repressive measures and arrested almost 30,000 people. उन गवर्नमेंट ने क्या किया कि अपना रिप्रेसिव मेजर जो चालू रखा और लगभग 30,000 से ज्यादा लोगों को अरेस्ट कर लिया. इट्स इन अहमदाबाद सेशन हेल्ड इन 1921. 1921 में एक अहमदाबाद सेशन हुआ अंडर हाकिम अजमल खान. उसके हेड कौन थे? हाकिम अजमल खान जी थे. एंड the Congress decided to continue the movement until Punjab and Khilafat grievance was redressed and Swaraj was attained. सब जगह चल रहा था वही तक भाई आप जो पंजाब का इंसिडेंस था उसके खिलाफ जस्टिस दो और हमको स्वराज दो. गांधी जी emphasized that the entire movement should remain peaceful. However, the movement failed to remain non-violent. गांधी जी का क्या उपदेश था? उद्देश्य और जो उनका मेन था
कि पूरी कंट्री में चलना चाहिए, लेकिन सब जगह जो है नॉन वायलेंट ही होना चाहिए, कहीं भी वायलेंस नहीं, हमको कानून हाथ में नहीं लेना है। लेकिन इन मालाबार केरला एन आर्म्ड अपराइजिंग अगेंस्ट ब्रिटिश ब्रोक आउट व्हेन मुस्लिम पीजेंट्स ऑफ मोपलाक कम्युनिटी रिवोल्टेड। लेकिन ऐसा रहा नहीं, गांधी जी का जो एम था उसमें एक मेन था कि केरला में मोपलाक कम्युनिटी था, उन्होंने ब्रिटिश आर्मी के खिलाफ रिवोल्ट कर दिया। दिस मूवमेंट टूक अ कम्युनिस्ट टर्न्स एज क्लैश वाज मेनली बिटवीन मुस्लिम पीजेंट एंड हिंदू लैंडलॉर्ड्स। Thousands of people were killed and intercommunal harmony was considerably weakened. तो गांधी जी का मेन एम था, एक केरला में इंसिडेंस हुआ, बट दैट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस बिकॉज इट इज नॉट मच रिलेवेंस टू हिस्ट्री और मूवमेंट। अब मूवमेंट के अगेंस्ट कैसे गया, क्या बना, वो अगला आता है। चौरा चौरी इंसिडेंस वो कब हुआ, 1922 में हुआ। सो अब चौरा चौरी इटसेल्फ इज a big topic and lots of important points are there, but our video has reached to its maximum length, 30 minutes we have already crossed. So I am stopping my point, this video up to this point only. We'll come back to you with new video and we'll complete the rest part of this chapter. And I am requesting again to you people, please subscribe this video and share with you all the maximum beneficiaries, like whoever knowing you is studying in class 8, especially in DPS. It might be helpful for them because I am doing a very hard work for you people only. So help me out. Thank you so much. Jai Shri Krishna.